नमस्कार बच्चों, स्कूल मेड इजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है दादी माँ। इसके लेखक हैं श्री शिव प्रसाद सिंह। तो बच्चों, शिव प्रसाद सिंह जो लेखक हैं उन्हें उनके बड़े भाई का पत्र प्राप्त होता है जिसमें दादी माँ के बारे में कुछ बताया गया होता है, जिसे पढ़कर लेखक अपने बचपन की यादों में खो जाता है और लेखक को बचपन से लेके अब तक दादी माँ के साथ जो वक्त बिताया था वो सभी याद आने लगता है। तो उसी संस्मरण को लेखक ने इस पाठ के जरिए हम सब तक पहुँचाने की कोशिश की है। चलो अब देखते हैं कि लेखक ने क्या लिखा है इस पाठ। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते, बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा सदा नहीं तो पराए अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। यानी बच्चों, इस पैराग्राफ में जो लेखक है वो बता रहा है कि जैसे ही छुट्टियां पड़ने वाली होती हैं तो उसके जो मित्र होते हैं वो उसको छुट्टियों के बारे में खुशी से बताते हैं, लेकिन पीठ पीछे इनकी बुराई करते हैं, इनको छोटी सी मुसीबत आने पे घबराने वाला कहकर इनका मजाक उड़ाते हैं। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवर और बनप्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्तों में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें हैं। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिड़ाऊ और गुड़ न मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। लेखक अपने गांव के बारे में बताता है कि क्वार का महीना जब बारिश थोड़ी कम हो जाती है, वो बारिश का पानी इकट्ठा होने लगता है, बहने लगता है इधर उधर। उस समय उसमें अलग अलग प्रकार की घास आ जाती है और सूरज की गर्मी पड़ने से वो घास सड़ने लगती है। तो उस सड़न को लेखक एक सुगंध बताता है और कहता है कि उससे उन्हें अपने गांव की याद आती है। वहाँ पर जलाशयों में कूद कर नहाना याद आता है दोस्तों के साथ। वो कहते हैं कि उन्हें आम न मिले, जामुन न मिले, कोई चिंता नहीं। चिड़ा और गुड़ न मिले या गुड़ की पट्टी न मिले, कोई चिंता नहीं। लेकिन अगर उस झाग भरे तालाब में कूदने को ना मिला तो उन्हें बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, दो एक दिन ही तो कूद सका। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने मुझे क्यों अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू साबुन। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। यानी लेखक उस तालाब में उस झाग भरे पानी में नहाकर क्या हो गया, बीमार हो गया। दिन में चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले सने सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सग टपके हुए
जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पर पेट छुए, आंचल की गांठ खोल के किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मुट्ठी मुंह में डाल दी और माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती तो कभी झलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छूकर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। यानी जो दादी माँ थी वो लेखक से बहुत ज़्यादा स्नेह करती थी। वो थोड़ा सा बीमार क्या हुए, वो उनकी देखभाल करने में दिन रात जुट गई। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंच जाती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसामस, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी विषुचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुगल और धूप, सफाई में कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो जैसे वे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाते हैं, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिहाई के डर से बुखार भाग जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। यानी लेखक बताता है कि उनकी दादी अनेकों प्रकार की दवाइयों के नाम जानती थी, वो बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। लेखक कहता है बीमार तो अब भी होता है, लेकिन उस बीमारी में वो मज़ा नहीं आता जो दादी माँ ख्याल रखती थी। उस समय जो मज़ा आता था, उन्हें उस समय बहुत अच्छा लगता था। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। यानी जो लेखक के बड़े भैया थे, उनकी शादी हो रही थी, तो उसमें दादी माँ सभी कामों में कुछ न कुछ हाथ बढ़ाती थी। हालांकि वो काम करती नहीं थी, लेकिन अगर वो वहाँ उपस्थित नहीं होती तो उस काम में देरी हो जाती थी। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा, बाहरी निकास में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी। सो न होगा धन्नो, रुपए में सूद के आज दे दे, तेरी आंखों में शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसे आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी, अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी, अब क्या तेरी खातर दूसरी फसल कटेगी। यानी लेखक एक दिन आए तो उन्होंने देखा कि एक कोने में दादी माँ किसी को डांट रही थी, उसको धमका रही थी। जब उन्होंने सुना तो उन्हें पता चला कि दादी माँ ने उन्हें पैसे दिए थे और वक्त पर ना लौटाने के लिए उन्हें डांटा और धमकाया जा रहा था। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथ जोड़कर आंचल पकड़ी दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। दादी कहती है, हट हट, अभी नहा के आई हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल,
चला है समझाने, दादी माँ ने लेखक को भी धमका दिया। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उस विलय को होकर भी उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखो धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 10-5 के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। यानी लेखक को धन्नो चाची ने क्या बताया कि उसकी दादी ने उनका पिछला कर्जा माफ़ कर दिया और 10-20 रुपये अलग से उन्हें दिए। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी तो क्या लाभ। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ा। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्राय एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का एक सा मन होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कि जोर से हंस दूं, भेद खुल जाए तो बाहर निकल दिया जाऊंगा, पर भाभी की बात पर हंसी न रुक सकी और भांडा फोड़ हो गया। यानी जो एक प्रथा के तहत सभी औरतें कार्यक्रम कर रही थी, उसको देखने के लिए लड़कों को मनाई थी, लेकिन दादी माँ ने लेखक को चुपके से वहाँ सुला दिया था। लेकिन जब वो सारा प्रोग्राम देख रहे थे तो औरतों का सारा नाटक देखते हुए लेखक को हंसी आ गई और वो सारा भांडा फूट गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, ये कौन बच्चा सोया, बेचारा रोता है, शायद दूध पिला दो। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्यों लगती है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से जोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते हैं तो अभयदान मिल जाता है। यानी जब भाभी ने देखा उस बच्चे को बाहर तो उस पर चढ़ने लगी, तो वो भाग के बच्चा यानी लेखक अपनी दादी माँ के पीछे छुप गया। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसे कैसे मालूम होती। परिस्थितियों का व्याप्ता चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा न चाहता, इसे दादी खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद ही वे बहुत उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था। दादा ने स्वयं धोखा जो दिया, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमुत्ते की तरह बढ़ने वाले, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डामाडोल कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने अतुल्य संपत्ति व्यय की। वह घर की ही तो नहीं थी। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा पाले की शीत हड्डियों में घुस पड़ती थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मार के उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगे ना। मैंने उनकी आंखों की ओर स्नेहपूर्ण तरीके से देखा। क्या है पूछ। तुम रोती थी। दादी माँ मुस्कुराई। पागल,
तूने अभी खाना नहीं खाया है? चल चल, धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती हुई रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे थे। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के अभी पिछले बाकी हैं। वे रोने से हो गए। यानी कि जब एक दिन लेखक ने देखा कि दादी माँ इतनी सर्दी में भी गीली धोती में बैठी हुई है, वो रो सी रही हैं, तो उनके मन में अलग अलग प्रकार के सवाल उठने लगे। उन्होंने दादी से पूछने का प्रयत्न किया, लेकिन दादी ने बात टालते हुए उन्हें रसोई में खाना खिलाने ले गई। और फिर अगले दिन जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि उनके पिताजी और किशन भैया कुछ सोच रहे हैं। तो किस बारे में सोच रहे थे? क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। जब रोता क्यों रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भराया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते हैं बेटा। यानी दादी माँ ने लेखक के पिताजी की स्थिति देखकर जो सोने के कंगन दादा ने उन्हें दिए थे वो बेचने के लिए दे दिए ताकि कर्जा चुकाया जा सके। सचमुच मुझे दादी माँ शापग्रस्त देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ आया। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियां सी कतार दो मिल हो रही। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ उठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? यानी कि लेखक अब धीरे धीरे अपनी यादों से बाहर आने लगा और जो पत्र उनके भैया ने भेजा था उसको देखकर वो रोने सा हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें दादी माँ के मृत्यु के समाचार थे। ठीक है बच्चों, तो इस पाठ में हमने क्या पढ़ा? इस पाठ में शिव प्रसाद जी ने अपनी संस्मरण बताया, अपने दादी माँ के बारे में बताया है। थैंक यू बच्चों।